नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बांग्लादेश में चुनाव हो गए और परिणाम भी आ गया और बांग्लादेश की परंपरागत राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाली एक पार्टी जो पिछले आम चुनाव में भाग नहीं ली थी, डिबार्ड कर दिया गया था, बाइकॉट था, उस पार्टी के हाथों सत्ता आई है। और 1988 के बाद पहली बार बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधान बनेगा लोकतांत्रिक तरीके से। 1988 में अंतिम बार काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे और 1991 से लेकर 2024 तक लगातार बांग्लादेश महिला नेतृत्व के हाथ रहा। अभी जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इनकी मां बेगम खालिदा जिया लंबे अरसे तक बांग्लादेश का नेतृत्व की। अब जिम्मेदारी उनके पुत्र रहमान साहब के हाथ में है। 350 सीट वाली असेंबली में बीएनपी अपने सहयोगी के साथ 212 से अधिक सीटें जीत चुकी हैं। यहां तक मामला बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है। हालांकि बीएनपी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी बुरी नहीं है। भारत के लिए जो चिंता का विषय है वो है बांग्लादेश के चुनाव में जो विपक्षी खेमा जीती है जमायत इस्लामिया। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। हम आपको स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में कहां कहां जमायत इस्लामिया जीती है, और दूसरी तस्वीर है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के उन जिलों को हरे रंग से रंगा गया है जिन जिलों में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी निर्णायक है, प्रभावी है और बहुसंख्यक है। अब इन दोनों चीजों को आप जरा गौर से देखिए तो बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा जो भारत से सटती है, पश्चिम बंगाल से सटती है, उन तमाम जगहों पर जमायत इस्लामी को सीट ज्यादा मिली है। जमायत इस्लामी एक कट्टरपंथी संस्था है। जमायत इस्लामी लोकतांत्रिक तरीके से जीती जरूर है, लेकिन जमायत इस्लामी का विश्वास इस लोकतंत्र में उतना गहरा नहीं है जितना गहरा शेख हसीना की पार्टी की है या बीएनपी की है। भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह मैप जो आप देख रहे हैं, जिसमें लाल रंग से जो जीती गई सीटें हैं और भारत का पूर्वी बॉर्डर और बांग्लादेश का पश्चिमी बॉर्डर, वो बहुत ही संवेदनशील होता है। और जैसे जैसे आप पश्चिम बंगाल की उत्तर की ओर चलेंगे, दार्जिलिंग की ओर चलेंगे, तो एक जगह आता है सिलीगुड़ी, जिसको चिकन नेक कहते हैं। पूर्वोत्तर से भारत को जोड़ने वाली ये वो गलियारा, जोड़ने वाला वो गलियारा है जिसके बारे में कुछ एक लोग कहते हैं कि अगर इसको काट दिया जाए, इस चिकन का नेक अगर जो तोड़ दिया जाए, चिकन की गर्दन अगर मरोड़ दी जाए, तो पूर्वोत्तर से भारत कट जाएगा। और तकरीबन इस चिकन नेक के आसपास तक बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी अपनी जबरदस्त पैठ दिखा रही है। हालांकि डॉट जहां पर चिकन नेक बनता है वहां पर जमायत इस्लामी को सीट नहीं मिला है, लेकिन उसके नीचे जैसे ही हम आते हैं, दक्षिणी दिजनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना, 24 साउथ परगना, ये तमाम जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, उस सीमा पर एक कट्टरपंथी ताकत का उभरना भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। अब हम फिर आते हैं उस चिकन नेक पर। उस चिकन नेक पर जो बांग्लादेश से लगी हुई सीमा पर जो फेंसिंग होना है, जो बाड़ लगना है, वो बाड़ नहीं लग सका है। और उसके पीछे की वजह यह है कि नीति यह कहती है कि बाड़ लगाने के लिए जो जमीन चाहिए वो जमीन राज्य सरकार हैंड ओवर करेगी केंद्र सरकार को, और राज्य सरकार वो जमीन टेक ओवर करके
ग्रामीणों से लेकर केंद्र सरकार को दे नहीं रही है, एक विषय। दूसरा जो मामला है जो इस पूरे चीज को संवेदनशील और बनाता है वो ये है माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एडुकेशन। तकरीबन देश के हर राज्यों में है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, मदरसा में जो पढ़ाई होती है उसके लिए फंड दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, 2011-12 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में इस मामले में माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एडुकेशन के मामले में जो बजट की बढ़ोतरी हुई है वो आपकी और हमारी सोच और समझ से बहुत ज्यादा है। 1000% से ज्यादा 2011-12 से लेकर आज तक में, 2011-12 को अगर जो बेस आधार मान लिया जाए तो वहां से लेकर आज तक में पश्चिम बंगाल में इस मद में 1000% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। अब दिक्कत इस बात की है कि भारत में भी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको बौद्धिक खाद्य पानी जहां से मिलता है वो यही मदरसा एजुकेशन सिस्टम है। जितने भी आतंकी घटना हो रहे हैं या हुए और उसमें जो चीजें निकल कर आई कि कहां से इस तरीके का फीड मिल रहा है इनको, जिसके बाद जहां उठने बैठने जहां जिनकी सोहबत में आने के बाद कट्टरपंथ का उभार हो रहा है, तो वो यही शिक्षा पद्धति है। अब इन तमाम चीजों को एक कड़ी पर अगर जोड़ दिया जाए और बांग्लादेश में जिस तरीके से रेडिकल फोर्सेस कट्टरपंथी ताकतें भारत की सीमा पर पनप रही है, इन तमाम चीजों को अगर गंभीरता से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर ये चुनाव ना होता तो पता नहीं चलता, लेकिन चुनाव होने के बाद, बांग्लादेश में चुनाव होने के बाद ये चीजें समझ में आ गई कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो कहां पर कितनी मजबूत हैं और उनका मजबूत होना भारत के लिए कितना खतरनाक है। राहत की बात यह है कि बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार बन चुकी है। 2024 में बांग्लादेश में कोटा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम पर जो अराजकता फैली थी, जो आंदोलन हुआ था, और उसके बाद से एक अंतरिम सरकार बनी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, उस सरकार का अब समाप्त हो चुका। जानकारी के अनुसार 16 तारीख को, इसी महीने के 16 तारीख को बांग्लादेश में नई सरकार शपथ लेगी और उसके बाद जो बीएनपी का अभी तक बयान आया है उस बयान को अगर सकारात्मक तरीके से समझें तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो खबरें हैं उस खबर के मुताबिक नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया जाएगा, ऐसा बांग्लादेश से खबर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये यकीन करना होगा हम लोगों को कि बांग्लादेश भारत के साथ गर्मजोशी के साथ रिश्तों को सुधारना चाहता है और नए तरीके से रिश्तों को गढ़ना चाहता है। और दूसरी सकारात्मक बात यह है कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चुनी गई है जो डेमोक्रेटिक है, जिसमें बांग्लादेश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ने अपना विश्वास जिस पार्टी में व्यक्त किया है उस पार्टी के हाथों बांग्लादेश की बागडोर आ रही है। लोकतांत्रिक सरकारों का होना बांग्लादेश के लिए भी बेहतर है और भारत के लिए भी बेहतर है। लेकिन जो चुनौती भारत के सामने पेश हुई या जो चुनौती समझ में आई, वो चुनौती इस तस्वीर से साफ होती है। एक तरफ भारत की तस्वीर देखिए पश्चिम बंगाल की, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की उन सीटों को देखिए जहां पर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें चुनाव जीतने में कामयाब हुए। पूरब की ओर देखो, भारत की विदेश नीति का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक बहुत बड़ा शूल बनकर आ रहा है। अब इसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है ये आगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीएनपी की फॉरेन पॉलिसी, मैंने जैसा पहले भी कहा कि भारत के साथ बहुत मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि बीएनपी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर आई है, लिहाजा बहुत क्रूर भी फॉरेन पॉलिसी नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।